तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आज चौहान स्टडी पॉइंट से आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 9th का चैप्टर फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमारा पहला टॉपिक आता है फोर्स। फोर्स क्या होता है? एनी पुश और पुल ऑन एनीथिंग इज कॉल्ड फोर्स। ये हम लोअर क्लास में पढ़ चुके हैं, लेकिन अब हम बड़े हो गए हैं तो हमें अपनी डेफिनेशन भी चेंज करनी पड़ेगी। तो अब फोर्स की हमारी डेफिनेशन होगी, फोर्स इज़ द टेंडेंसी टू चेंज द स्टेट ऑफ मोशन ऑन एनी ऑब्जेक्ट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। इसका मतलब है कि फोर्स वो टेंडेंसी है जिससे हम किसी भी ऑब्जेक्ट के स्टेट को बदल सकते हैं। अगर वो मोशन में है तो हम उसे रेस्ट में ला सकते हैं, रेस्ट में है तो उसे मोशन में ला सकते हैं हम। यही फोर्स है। अब बात आती है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन जो थे न्यूटन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने मोशन के लिए 3 लॉज दिए थे। तो हम उन लॉज के बारे में पढ़ेंगे। अब आता है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो था, इसमें न्यूटन ने क्या किया था? इसमें न्यूटन ने बताया था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो हमेशा रेस्ट में ही रहेगा, और अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो हमेशा मोशन में ही रहेगा अगर उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाई जाए। यानी कोई भी एयर रेजिस्टेंस, ग्रेविटेशनल और मतलब कोई भी फोर्स ना हो, तो वो ऑब्जेक्ट हमेशा, अगर कोई रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा और मोशन में है तो मोशन में रहेगा। इस लॉ का इंडिया ने बहुत ही अच्छा इस्तेमाल भी किया था मिशन मंगल में हमने इसी लॉ का इस्तेमाल किया था। अब आता है यहाँ पर लॉ ऑफ इनर्शिया। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोल सकते हैं, क्योंकि इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया वो पावर होती है जिससे कि ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा और मोशन में है तो मोशन में रहेगा। और ये जो इनर्शिया है ये टोटली डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट के मास पर। जिस ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा होगा उसका इनर्शिया भी ज़्यादा होगा। और इस इनर्शिया को दिया था इनर्शिया के लॉ ऑफ इनर्शिया को दिया था हमारे गैलीलियो नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने। यानी इनर्शिया इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। यानी इनर्शिया जो होता है पूरी तरह से मास पे प्रोपोर्शनल होता है। तो हर ऑब्जेक्ट का जिस तरह से मास अलग अलग होता है, इसी तरह से हर ऑब्जेक्ट का इनर्शिया भी अलग अलग होता है। एक पेन का इनर्शिया एक बुक के इनर्शिया से कम होता है। अब आता है सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या था? इसमें न्यूटन ने कहा था द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज़ इक्वल टू द फोर्स अप्लाइड। यानी जो रेट होगा मोमेंटम के में चेंज आने का, वो फोर्स अप्लाइड के इक्वल होगा। तो मोमेंटम क्या होता है, यहाँ पर ये बात आती है। तो मोमेंटम होता है द अमाउंट ऑफ मोशन अप्लाइड टू चेंज द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट का स्टेट चेंज करने के लिए जितना भी अमाउंट लगता है ना मोशन का, उसे हम बोलते हैं मोमेंटम। और मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। और मोमेंटम को हम डिनोट करते हैं p से, मास को m से और वेलोसिटी को v से। तो हमारा फॉर्मूला होता है p इक्वल टू m इंटू वी। और जो हमारी SI यूनिट होती है मोमेंटम की, वो होती है kg मीटर पर सेकेंड। और ये यूनिट डिराइव भी जो है इसी के फार्मूले से हुई है। फार्मूले से कैसे? इसका फार्मूला है p इक्वल टू m इंटू वी। तो m यानी मास का जो है SI यूनिट क्या होती है? किलोग्राम। और फिर वेलोसिटी की क्या होती है? मीटर पर सेकंड। तो हमारी SI यूनिट जो आई है किलोग्राम मीटर पर सेकंड। अब सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इक्वल टू फोर्स अप्लाइड। फोर्स अप्लाइड को हम किससे डिनोट करते हैं? F से। तो फिर और चेंज इन मोमेंटम क्या होता है? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो फाइनल मोमेंटम को हम बोलेंगे m1 और इसको बोलेंगे m2। और फिर जब हम इसे और ज़्यादा अच्छे से लिखेंगे तो mv, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी को v लिखेंगे, और mu क्योंकि इनिशियल को u लिखते हैं। तो mv माइनस mu इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम।
अब रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम क्या होता है? तो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम जो होता है वो होता है एम वी माइनस यू अपॉन टी। अब ध्यान से याद करें तो वी माइनस यू अपॉन टी को हम क्या बोलते हैं? ए। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इक्वल टू एम ए, मास इनटू एक्सीलरेशन। अब आता है थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन में न्यूटन ने हमको क्या बताया था? थर्ड लॉ ऑफ मोशन में न्यूटन ने कहा था एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यानी जो भी एक्शन होता है उसका इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होता है। अब आता है हमारे चैप्टर का लास्ट स्टेज, यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इस लॉ के अकॉर्डिंग कोलिजन यानी टकराने से पहले और टकराने के बाद हमारा मोमेंटम सेम होता है, और इसका फॉर्मूला है m1u1 प्लस m2u2 इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। इसे अभी हम एक एग्जांपल से समझेंगे। तो आप समझिए कि हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें हमें एक गन दी गई है, जिसमें गन का मास है 2 kg, और उस गन से एक बुलेट फायर होती है जिसका बुलेट का मास है 100 ग्राम, और बुलेट जाती है 100 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से। तो अब हमें पता लगाना है कि गन कितनी वेलोसिटी से पीछे हटेगी। तो चलिए अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। हमें गन की फ़ाइनल वेलोसिटी निकालनी है। बुलेट की फ़ाइनल वेलोसिटी हमें दी गई है 100 मीटर पर सेकंड, और यहाँ पर गन जो है पहले तो रेस्ट में ही थी ना बुलेट फायर करने से पहले, तो गन की इनिशियल वेलोसिटी होगी 0, और बुलेट भी पहले रेस्ट में थी तो बुलेट की भी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी? 0। अब हमें फार्मूला के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है। तो फार्मूला के अकॉर्डिंग हमें करना पड़ेगा सबसे पहले 2 × 0, क्योंकि 2 जो है गन का मास है और 0 इनिशियल वेलोसिटी, और उसका मास 0.1 kg, क्योंकि ग्राम में तो हम लिख नहीं सकते अब, इंटू 0, तो इधर तो टोटली 0 हो गया। तो 0 इक्वल टू 2v प्लस 10। अब 2v को जब इधर ले जाएंगे तो ये हो गया -2v इक्वल टू 10, और जब हम इसे करेंगे v इक्वल टू, तो ये आएगा -5 मीटर पर सेकंड। तो यही हमारा आंसर है कि गन जो है -5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से पीछे हटेगी।